Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Low Entrance. I hope you all are doing very well और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, पिछले जो क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट लॉ का इंट्रोडक्शन एंड द असेंशियल स्टेप्स टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हमारा पीछे वाली सारी क्लासेस में जो है कवर हो चुका है। आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। ये वाली चीज़ आज के में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या सेक्शंस हैं इनके और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक एग्रीमेंट को, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि जो हमारा ये है, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, अगर वो इन सब के बिना बने हो तो, ठीक है, या फिर इन सब क्राइटेरिया में वो चीज़ फॉल करती हो तो सबसे पहले क्या चीज़ आती है हमारा फ्री कंसेंट, कि कंसेंट जो है वो बिल्कुल फ्रीली ऑब्टेन किया गया हो। यानी कि सेक्शन नंबर 13 से 19 जो सेक्शन है वो हमारा इस चीज़ को कवर करेगा, जिसके अंदर ये वाली चीज़ बोली गई है कि कंसेंट जो है ना वो ना तो किसी दबाव में आके होना चाहिए, ना ही कोई इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ना फ्रॉड के थ्रू होना चाहिए, ना ही फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट करके लिया गया हो, ना ही मिस्टेक के थ्रू लिया गया हो। वो कंसेंट होगा हमारा फ्री कंसेंट। फिर हमारा आता है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, यानी कि दोनों पार्टीज जिनके बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, जिसमें जो कि हमारा आता है सेक्शन नंबर 11 के अंदर, जिसमें हम लोगों को क्या चीज़ बोली गई है कि एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी कि दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी माइनर नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या बोली गई है कि साउंड माइंड में होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई अनसाउंड माइंड का बंदा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कि लीगली डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो है उस कॉन्ट्रैक्ट का, उस एग्रीमेंट का, वो लॉफुल होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए। ये चीज़ हमें बताई गई है सेक्शन नंबर 23 और सेक्शन नंबर 24 के अंदर। फिर हम लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट पे कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड नहीं होना चाहिए। सेक्शन 26 to 30 इस चीज़ के बारे में बात करता है। फिर होता है कि सर्टेन और पॉसिबल परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस करने के काबिल वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब कोई ऐसी चीज़ बोल दी जो कि परफॉर्मेंस के लिए है ही नहीं, मतलब जिसको परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता। वो आता है हमारा सेक्शन 29 और सेक्शन 56 में। फिर आता है दोनों पार्टीज़ के बीच में एक इंटेंशन होना कि वो एक दूसरे के साथ में एक लीगल रिलेशन जो है वो क्रिएट करेंगे। ये इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अगर ये इंटेंशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब हम लोग जो है इसका फर्स्ट पॉइंट जो है ना, कंसेंट वाला पार्ट, कि कंसेंट जो है वो फ्रीली ली हुई होनी चाहिए। इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका मीनिंग बच्चों को नहीं पता होता या फिर आपस में ना कंफ्यूज हो जाते हैं। उस चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंसेंट और फ्री कंसेंट की। ठीक है, सबसे पहले आता है कंसेंट क्या होता है। ठीक है, कंसेंट पता होगा तभी हम फ्री कंसेंट तक पहुंचेंगे। तो कंसेंट हमारा कवर करता है सेक्शन नंबर 13 ऑफ ICA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें क्या चीज़ बोली गई है, एक जो सिंपल लैंग्वेज में इसके डेफिनेशन दी हुई है ना, हम पहले वो वाली पढ़ेंगे फिर उसका मतलब देखते हैं। ठीक है, व्हेन 2 or more persons एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, यानी कि जब दो और दो से ज़्यादा लोग जो है वो सेम सेंस में सेम चीज़ के ऊपर एग्री करें तो उसको बोलते हैं कंसेंट। इसके अंदर एक लीगल मैक्सिम आती है हमारा कंसेंसस एड ईडियम, जिसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स, यानी कि सेम इंटेंशन, सेम सेंस एंड सेम थिंग। ठीक है, सारी चीज़ें जो है सेम होनी चाहिए। ये नहीं है कि मतलब एक इसका अगर सिंपल सा हम लोग एग्जांपल देखें तो ये वाली चीज़ हो जाती है कि ए जो है वो बी को बोल रहा है कि मैं आपको अपनी कार जो है वो 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, और बी ने ए को ये वाली चीज़ बोल दी कि मैं आपकी कार 5 लाख रुपए में खरीदता हूँ। तो इनके बीच में क्या है, कार भी हो गया। ठीक है, दो कंसिडरेशन हो गए दोनों उसके पार्टीज के लिए कि कार भी हो गई और 5 लाख रुपए भी हो गए। ठीक है, अब दोनों ने इस सेम चीज़ के ऊपर एग्री किया है, सेम चीज़ पे, सेम कंसिडरेशन पे और सेम सेंस में किया है। एक को बेचनी है, दूसरे को खरीदनी है, एक को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, दूसरे को कार मिल रही है। ये हमारा हो गया एक फ्री कंसेंट के लिए एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि दोनों ने अपना मतलब कंसेंट जो है वो दे दिया है और वो भी फ्रीली दिया है।
कि खरीदनी है और बेचनी है, दैट्स इट। ठीक है, फिर आता है हमारा फ्री कंसेंट वाला पार्ट। फ्री कंसेंट की जो डेफिनेशन है वो हमें दी हुई है सेक्शन 14 में, यानी कि सेक्शन 14 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डील करता है फ्री कंसेंट के साथ में, जिसका मतलब ये होता है कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। कंसेंट को हम लोग तब फ्री कंसेंट मानेंगे जब वो इन सब चीज़ों में फॉल ना करता हो, यानी कि कोर्जन के थ्रू ना लिया गया हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस में ना लिया गया हो, ना ही फ्रॉड के थ्रू लिया गया हो, ना ही मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिया गया हो, और ना ही मिस्टेकनली लिया गया हो। ये जो 5 चीज़ें हैं इनको अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी कि इन 5 चीज़ों की वजह से अगर कंसेंट नहीं लिया गया है तो वो आपका फ्री कंसेंट हो जाता है, और ये कहता है हमारा सेक्शन नंबर 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से अपना कोर्जन वाला पार्ट। कोर्जन हमारा आता है सेक्शन नंबर 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, सेक्शन 15 डील करता है कोर्जन के साथ में। उसमें क्या डेफिनेशन दी हुई है हमारा, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, दैट इज इंडियन पिनल कोड, जो कि पहले होता था वो अब हो चुका है बीएनएस, यानी कि भारतीय न्याय संहिता। अब जो है इसके अंदर फॉरबिडन नहीं होना चाहिए वो एक्ट। ठीक है, या फिर अनलॉफुली डिटेनिंग प्रॉपर्टी टू फोर्स एग्रीमेंट, यानी कि एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी का कंसेंट कैसे ले रही है, उसको डरा के, उसको धमका के, उसको थ्रेट दे के इस चीज़ का कि अगर आपने ये काम नहीं किया या फिर अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो मैं आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर लूँगा, या आपके बच्चे को किडनैप कर लूँगा, या फिर आपको डिटेन कर लूँगा, या आपको गोली मार दूंगा, या आपके किसी फैमिली मेम्बर को कोई नुकसान पहुंचा दूंगा। ये वाली सारी चीज़ें बोल के अगर उन्होंने नहीं लिया है तो अगर उन्होंने कंसेंट लिया है सामने वाली पार्टी का और उनको जो है एक एग्रीमेंट में घुसने के लिए फोर्स किया है तो उसको हम बोलते हैं कोर्जन। ठीक है, या तो कमिट कर दिया है या फिर उसको डरा रहा है कि वो कुछ भी ऐसा एक्ट कर देगा जो कि आईपीसी या बीएनएस के अंदर फॉरबिडन है। फॉरबिडन मतलब जो कि उसके अंदर गलत है, दिया हुआ है कि भाई अगर ये एक्ट कर दिया तो मतलब तुमने क्राइम किया है, वो वाली चीज़ करके किया हो। ठीक है, तो और फिर एग्रीमेंट लिया हो तो उसको हम बोलेंगे कोर्जन। इसका हम लोग जो है इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि जैसे मान लो ए पार्टी है, ए ने बी को जो है ये चीज़ बोली कि अगर आप जो है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे तो मैं आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाऊंगा। ठीक है, ए ने बी को क्या चीज़ बोली है कि या तो ये वाला एग्रीमेंट साइन करो, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, अदरवाइज मैं आपकी जो है फैमिली को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाऊंगा। अब बी बेचारा डर जाता है, बी ने डर के मारे उस एग्रीमेंट को साइन कर दिया। ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो उसके साथ में घुस गया। अब ये जो कंसेंट है बी का वो उसने लिया है कोर्जन के थ्रू, यानी कि डरा के, उसको थ्रेट दे के। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये होगा वॉइडेबल, और किसके ऑप्शन पर, बी के ऑप्शन पर, क्योंकि बी का जो कंसेंट है वो लिया गया है बी को डरा के। इस वजह से बी के पास ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकता है। ये हमारा हो गया कोर्जन। फिर हम लोग आते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर, जो कि हमारा सेक्शन 16 में आता है। सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। When one party dominates the will of another to obtain an unfair advantage, यानी कि अगर एक पार्टी जो है वो डोमिनेट करने की उसमें पोजीशन में है, ठीक है, और फिर वो क्या चीज कर रही है कि दूसरे बंदे की अनफेयर एडवांटेज लेने के चक्कर में, मतलब दूसरे इंसान से वो अनफेयर एडवांटेज लेना चाह रही है और अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर ये चीज कर रही है और फिर उसका कंसेंट ले रही है, तो उसको हम कहेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कि इन्फ्लुएंस में लाकर अपनी तरफ उसको वो करके पूरा कि मतलब भाई मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं आपका गुरु हूँ, ये वाली चीज़ें करके और फिर उससे कुछ भी चीज़ ले ले या उसके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले या फिर उसका कंसेंट ले ले किसी एग्रीमेंट में घुसने के लिए, वो हमारा आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर। इसमें क्या इलस्ट्रेशन दिया गया है कि ए जो है वो एक गुरु है, ठीक है, ये हो गए गुरु, और बी जो है वो हो गए इनके फॉलोवर, ये भाई साहब है फॉलोवर, ये है स्पिरिचुअल गुरु ए। ठीक है, ए ने जो है बी को इंड्यूस किया, क्या चीज़ बोल के कि अगर जो है तुम मेरे को अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देते हो
तो फिर तुम्हारे घर में जो है वो सुख शांति भी बनी रहेगी और तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। ये वाली सारी चीज़ें उन्होंने बोल दी उसको, ठीक है, बी को। अब जो बी वो उसका फॉलोवर है, ऑलरेडी वो उसको मानते हैं बहुत ज़्यादा। ए इस पोजीशन में है कि वो इसकी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, यानी कि एक डोमिनेटिंग स्टेज में है, डोमिनेट वाला, ठीक है। डोमिनेटिंग स्टेज में ए बैठा है और उस पोजीशन का, उस स्टेज का वो फ़ायदा उठाते हुए बी से जो है उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है, पूरी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर बी जो है उसके पास में ये ऑप्शन है कि वो कोर्ट जा सकता है और इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है। वॉइडेबल करने का जो ऑप्शन है वो बी के पास में है, ठीक है। अगर बी चाहेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसका जो कंसेंट है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू लिया गया है, यानी कि फ्री कंसेंट उसका नहीं था। फिर आता है फ्रॉड वाला पार्ट। फ्रॉड जो है वो सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है। इसकी क्या डेफिनेशन दी हुई है फ्रॉड की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? intentional deception by one party to induce the another to enter into a contract, यानी कि एक पार्टी का ये इंटेंशन था, ठीक है, उसने इंटेंशनली कुछ चीज़ गलत रिप्रेजेंट करके या गलत बता के, गलत फैक्ट्स बता के उस चीज़ सामने वाले बंदे का कंसेंट लिया हो, यानी कि फ्रॉड में डाल के। अब सामने वाले इंसान ने जो है अगर किसी चीज़ के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या किसी एग्रीमेंट में अगर वो घुस रहा है या एग्रीमेंट को साइन कर रहा है और आप जो है उसको उस चीज़ के बारे में गलत एक इन्फॉर्मेशन देते हो, और वो भी इंटेंशनली कि मैं इसको जो है कुछ ना कुछ नुकसान ही पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसको ये वाली चीज़ बोल रहा हूँ, यानी कि उसका इंटेंशन है स्टार्टिंग से फ्रॉड करने का। फ्रॉड तो हम लोगों ने वर्ड भी इतनी बार सुना है कि इसने इसके साथ में फ्रॉड कर दिया, ठीक है। तो फ्रॉड का मतलब यही होता है कि इंटेंशनल होना चाहिए वो, कि उसकी इंटेंशन होनी चाहिए सामने वाली पार्टी की कि दूसरी पार्टी को जो है कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाए और एक एग्रीमेंट के अंदर घुसा ले। तो सामने वाली पार्टी का जो कंसेंट हो गया वो फ्री कंसेंट नहीं है, क्योंकि उसने अपना कंसेंट कुछ और चीज़ सोच के दिया था, लेकिन जो दूसरी पार्टी थी उसने जो है कुछ इंटेंशनली उन चीज़ों में फेरबदल करके और उसको बता दिया। इस वजह से उसने उस एग्रीमेंट में वो घुसा, उसने उस एग्रीमेंट के लिए अपना कंसेंट दिया। इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं? सबसे पहला आता है हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट नोइंगली नोन, यानी कि खुद जानबूझकर, जानते हुए फैक्ट्स के बारे में उसने एक गलत स्टेटमेंट जो है वो दी, इंटेंशनली दी है, ठीक है। फिर दूसरा आता है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि उसने जानबूझकर कुछ फैक्ट्स को छुपा लिया, आधी इंफॉर्मेशन ही दी है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो उसने सामने वाली पार्टी को बताई नहीं है और ऐसे अपना कंसेंट लिया है। तीसरा क्या है? प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म, यानी कि उसकी उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने की इंटेंशन कभी थी ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने सामने वाली पार्टी को ये चीज़ बोल के कि जो है मैं ये वाली चीज़ करूँगा, और ऐसे करके उसने उसका कंसेंट लिया है, तो वो भी हमारा पड़ेगा फ्रॉड के अंदर ही। इसका हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। जैसे ए पार्टी है, ठीक है, ए ने जो है बी को बोला कि ये एक हॉर्स है और मैं इसको बेचना चाहता हूँ, लेकिन ए को ये वाली चीज़ मालूम थी कि वो जो हॉर्स है ना वो पागल है, यानी कि वो मार भी सकता है सामने वाले को। अब ए को ये वाली चीज़ पता होते हुए भी ए ने बी को ये चीज़ बोली ही नहीं कि वो हॉर्स जो है क्या है, लेम है। अब बी को क्या है, बी को सिर्फ ये चीज़ पता है कि एक हॉर्स है जो उसको खरीदना है, लेकिन वो हॉर्स पागल है ये बी को नहीं पता था। इस चक्कर में बी ने क्या किया कि अपना कंसेंट जो है वो दे दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो बी का फ्री कंसेंट नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसने वो कंसेंट किस वजह से दिया था, क्योंकि उसको लगता था कि हॉर्स जो है वो बिल्कुल ठीक है, इस वजह से उसने दिया था। अब यहाँ पर क्या चीज़ होती है कि बी के पास में ये ऑप्शन है कि वो कोर्ट जाए और उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा दे, उस एग्रीमेंट को कैंसिल करा दे, ठीक है, वो कैंसिल करवा सकता है। ये है यहाँ पर इस वाले सिनेरियो में भी अगर फ्रॉड के थ्रू आपका कंसेंट लिया गया है तो फिर जो है आपके पास में ऑप्शन है कि आप मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करवा सकते हो। वॉइडेबल कराने का ऑप्शन जिस पार्टी को नुकसान हुआ है उस पार्टी के पास में है। फिर हम लोग आते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन पर, जो कि आता है हमारा सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद मिस रिप्रेजेंटेशन। इस चीज़ में पहले डेफिनेशन देख लेते हैं।
innocent false statement made without intent to deceive which induces the other to enter into a contract। यानी कि अगर मान लो दो पार्टीज हैं ए और बी, ठीक है, अब इस सिनेरियो में ए को खुद भी नहीं पता होता, ठीक है, मतलब उसने कोई जानबूझकर वो चीज नहीं करी होती, ही इज ऑल्सो इनोसेंट, ठीक है, इसने किसी उसमें कॉन्ट्रैक्ट में जो है इसका कंसेंट लिया है जिसमें कि इसको भी नहीं पता। अब इसने जो फैक्ट्स बताए हैं उस फैक्ट्स के बेसिस पे बी ने क्या चीज करी, उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, अपना जो है कंसेंट दे दिया। लेकिन जब वही वाली चीज है कि बी ने जब अपना कंसेंट दिया वो तो मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर दे दिया। अब बी को जब ये वाली चीज पता लगेगी तो इसके पार्ट पर भी क्या चीज होगी, वॉइडेबल, यानी कि अगर ये चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करवा सकता है। जैसे कि ए ने मान लो अपनी एक लैंड जो है वो बी को बेचनी थी, उसको ए को जो है ये चीज लग रही थी कि वो जो लैंड है वो 200 स्क्वायर फीट की है, ठीक है, 200 गज लगा लो कि 200 गज की जमीन थी जो जमीन ए को बी को बेचनी थी। लेकिन जब ए ने बी को वो बेची तो पता लगा कि वो 200 नहीं सिर्फ 150 गज थी, ठीक है। अब क्या चीज हुई कि ए को तो पता भी नहीं था, उसने भी जो है उसको भी 200 गज पता थी तो उसने आगे भी 200 गज ही बता दी और इस चक्कर में बी ने जो है वो जमीन खरीद ली। अब बी अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में घुसा है, बी ने अगर अपना कंसेंट दिया है तो वो उसका फ्री कंसेंट था ही नहीं, क्योंकि उसने तो ये सोच के हाँ भरी थी ना कि भाई वो 200 गज जमीन है, लेकिन वो निकली 150। अब क्या है कि बी जो है, बी के पास में उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कराने का ऑप्शन है, ठीक है। इस वाले सिनेरियो में भी यही चीज होती है क्योंकि मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है उसका कंसेंट लिया गया था। लेकिन पार्टी जो है दोनों इनोसेंट होती है, फ्रॉड वाले में इनोसेंट नहीं है, ठीक है। फ्रॉड में और मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर यही एक हमारा जो है मेन वो डिफरेंस बोल सकते हैं हम इसको, कि मेन डिफरेंस क्या चीज़ होती है कि फ्रॉड में तो उसका इंटेंशन ही था कि मैं अगली पार्टी को जो है कुछ ना कुछ नुकसान करूंगा, उसने जानबूझ के फैक्ट्स और ये वाली चीज़ें छुपाई होती हैं, या तो कुछ फैक्ट छुपा लिए हैं या फिर कुछ फैक्ट्स जो हैं वो गलत बता दिए हैं, तो वो इसी चक्कर में होता है। और मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या चीज़ होती है कि ए जो पार्टी है, यानी कि जो सामने वाली पार्टी का कंसेंट ले रही है, जो प्रपोजल रख रही है या जो ऑफर दे रही है, उस पार्टी को पता ही नहीं था, वो पार्टी खुद इनोसेंट है, ठीक है। उसने अगर कुछ भी स्टेटमेंट जो है गलत अगर आगे डिलीवर करी है तो उसको भी इस बारे में नहीं पता था। जैसे कि अगर उसको भी ये चीज़ नहीं पता थी कि ज़मीन जो है वो 200 गज नहीं 150 गज है, लेकिन फिर भी उसने वो बेच दी फैक्ट्स के बारे में गलत जानते हुए, ठीक है। फिर आता है हमारा मिस्टेक वाला पार्ट, जो हमारा आता है सेक्शन नंबर 20, 21 और 22। ये 3 सेक्शंस जो है वो हमारे डील करते हैं मिस्टेक के साथ में। मिस्टेक की क्या डेफिनेशन है, एन एरोनियस बिलीफ अबाउट समथिंग दैट इफेक्ट्स कंसेंट, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में एक गलत बिलीफ होना, उसको हम लोग कहते हैं कि दोनों पार्टीज़ को या फिर एक पार्टी को कुछ चीज़ के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन थी या फिर गलत पता था, इस वजह से उन्होंने जो है अपना कंसेंट दिया, तो वो कंसेंट भी फ्री कंसेंट में नहीं आएगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, मिस्टेक के ना दो हमारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और दूसरा आता है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आगे 2 टाइप्स हैं, जिसमें एक आता है बाइलेटरल, दूसरा होता है यूनिलेटरल। बाइलेटरल मतलब कि दो, यानी कि दोनों पार्टीज। यूनिलेटरल मतलब एक पार्टी, ठीक है। बाय और यूनि का तो मतलब आपको पता ही होगा। फिर बाइलेटरल जो है वो सेक्शन नंबर 20 जो है वो कवर करता है बाइलेटरल मिस्टेक को, मिस्टेक ऑफ फैक्ट को। इसमें क्या चीज़ होती है कि दोनों ही पार्टीज जो है वो मिस्टेकन है, यानी कि दोनों ही पार्टीज को गलत इन्फॉर्मेशन थी, दोनों ही पार्टीज को एक चीज़ के बारे में गलत नॉलेज थी। ऐसा जो एग्रीमेंट होता है या ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, यानी कि वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ठीक है। जब दोनों पार्टीज को ही गलत चीज़ पता है और फिर भी वो एग्रीमेंट के अंदर घुस रहे हैं तो भाई वॉइड ही होगा ना वो तो, क्योंकि तुम्हारा जो कंसेंट है दोनों ही पार्टीज का, वो कंसेंट जो है फ्री कंसेंट है ही नहीं, फ्री कंसेंट नहीं है, दोनों पार्टीज को कुछ नहीं पता, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाएगा। यूनिलेटरल जो है वो आता है हमारा सेक्शन 22 के अंदर। सेक्शन 22 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद यूनिलेटरल। इसमें क्या चीज़ होती है कि एक पार्टी को गलत इन्फॉर्मेशन होती है। अब एक पार्टी को अगर गलत इन्फॉर्मेशन है ना, वो मिस्टेकन है,
तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा वैलिड। ये वाली चीज़ें याद रखनी है। इससे पहले हमने जितने भी पढ़े थे ना, वो वाले सारे जो हैं वो आते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। यानी कि जिस पार्टी को हार्म पहुंचा है ना, जो पार्टी नुकसान में है, जिस पार्टी का डिसएडवांटेज हुआ है, उस पार्टी के पास में ऑप्शन है वॉइडेबल करने का। लेकिन मिस्टेक वाले पार्ट में क्या चीज़ होती है कि अगर बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, और अगर यूनिलेटरल है तो कॉन्ट्रैक्ट फिर भी वैलिड रहेगा। और इसमें भी मिस्टेक ऑफ लॉ वाला जो है ना, डिस्कस कर लेते चलो पहले इसको। तो मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या है, ये आता है हमारा सेक्शन 21 में। मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब होता है कि तुमने उस लॉ के बारे में पढ़ा ही नहीं है, या तुम्हें उस लॉ की, उस कानून की कोई नॉलेज ही नहीं थी, या तुमने उसको इग्नोर किया है। यानी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। यानी कि इन द आइज ऑफ कोर्ट, अगर आपने किसी भी कानून को या किसी भी लॉ को इग्नोर किया है तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप जाके ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे तो इसके बारे में मालूम ही नहीं था और इस वजह से जो है मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में घुस गया, ठीक है। तो उसके लिए तो कोर्ट ये चीज़ बोलेगा कि ये हमारी कोई गलती है ही नहीं, ये आपकी गलती है, आपको उस लॉ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप जो है सऊदी जाओ और वहाँ से जो है बहुत सारा सोना ले आओ, यहाँ पे आके पुलिस आपको पकड़ ले और फिर आप क्या चीज़ बोल रहे हो कि हमें तो पता ही नहीं था कि इतना सोना लेके ही नहीं आ सकते। भाई क्यों नहीं पता था, तुम्हें पता होना चाहिए ना ये वाली चीज़। तो कोर्ट थोड़ी तुम्हें आके ये वाली चीज़ बताएगा, अरे भाई साहब आपको तो ये पता ही नहीं है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं होता है। यानी कि आपको लॉ को जो है वो इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने लॉ को इग्नोर किया है तो वो आपकी सरदर्दी है, कोर्ट की नहीं है। कोर्ट उसको एक्सक्यूज नहीं मानेगा। और ऐसे भी सिनेरियो में क्या चीज़ होती है कि अगर आपको नहीं पता होता तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड रहता है, ठीक है। यानी कि इससे पहले वाले जो भी थे, जैसे कोर्जन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, फ्रॉड हो गया, इन वाली चीज़ों के अंदर क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल था। जो पार्टी डिसएडवांटेज जिसको मिला है या जिस पार्टी को नुकसान हुआ है, उसके पास में ये ऑप्शन है कि वो जो है अपना कोर्ट जाके और उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकती है। लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर क्या है, या तो एग्रीमेंट वॉइड हो रहा है या फिर वैलिड है। वॉइड कब होगा, जब दोनों ही पार्टीज को नहीं पता होगा, तब तो वो हो जाएगा वॉइड, यानी कि दोनों पार्टीज को ही गलत इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन अगर यूनिलेटरल है या फिर मिस्टेक ऑफ लॉ है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा हमारा वैलिड। इसमें जो है हम लोग इसको बाइलेटरल का जो है वो इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए और बी जो है वो दो पार्टी है, ठीक है। उन दोनों के आपस में जो है एक एग्रीमेंट साइन हुआ एक शिप को लेके, एक समुद्री जहाज को लेकर। ए ने बी को बोला कि मैं जो है ये वाला शिप आपको बेच रहा हूँ। यानी कि ए और बी के बीच में एक शिप को जो है सेल करने का एक एग्रीमेंट हुआ। अब जब ये एग्रीमेंट हुआ ना, तब तक वो शिप जो है वो डूब चुकी थी, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। यानी कि जिस चीज़ को लेके या जिस प्रॉपर्टी को लेके, जिस थिंग को लेके आप लोग ये वाली चीज़ सोच रहे थे कि हम जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हैं और एक पर्टिकुलर डेट पे हम लोग इसकी जो है डीलिंग करेंगे, ठीक है। यानी कि ए जो है वो बी को वो वाली शिप बेचेगा। लेकिन अभी के टाइम पे वो शिप जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो ऑलरेडी डूब चुकी है। इस सिनेरियो में क्या चीज़ हो गई कि ना तो ए को मालूम था ना ही बी को मालूम था इस चीज़ के बारे में, इस फैक्ट के बारे में कि भाई वो तो है ही नहीं। यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, और वो भी बाइलेटरल। बाइलेटरल क्यों, क्योंकि दोनों पार्टीज को नहीं पता था कि वो शिप डूब चुकी है। ऐसे सिचुएशन में क्या चीज़ होगी, कॉन्ट्रैक्ट जो है या फिर एग्रीमेंट जो है वो हो जाएगा हमारा वॉइड। यानी कि वो आगे उसका कोई मतलब ही नहीं बनता उस कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया क्योंकि तुम्हारी जो चीज़ थी ना, जिस चीज़ पे तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे थे, वो वाली चीज़ ही तुम्हारी अब एग्जिस्ट नहीं करती है। अब हम लोग आते हैं केस लॉज के ऊपर। तो सबसे पहला हमारा केस है मनु सिंह वर्सेस उमादत पांडे, ठीक है। ये 1890 का केस था। क्या है केस का नाम, मनु सिंह वर्सेस उमादत पांडे। इस केस में क्या चीज़ हुआ था कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आके तब कंसेंट लिया गया था। इसमें क्या था कि एक पार्टी जो है वो गुरु है और दूसरी पार्टी शिष्य है। जैसे हमारे राम रहीम जी थे, उनके इतने सारे फॉलोअर्स थे। तो मैंने भी, जैसे आप लोगों ने भी स्टोरी सुनी होगी, आई होप कि कोई फॉलोवर ना हो उनका, लेकिन वो भी यही चीज़ें, जैसे होता था कि फॉलोवर अगर है तो हमारे गुरुजी ने जो भी चीज़ बोल दी ना, हम वो चीज़ मान लेते हैं। मतलब लोग जो है इतना कुछ उन लोगों को दे के आ जाते थे। सिर्फ राम रहीम का क्यों नाम ले, और भी लोग हैं
ठीक है, ऐसे ऐसे गुरु काफ़ी हैं हमारे इंडिया में जिनको लोग पता नहीं मतलब बहुत सालों से मानते आ रहे हैं। प्रॉपर्टी भी दे देते हैं उनको, गिफ्ट्स में ऐसी ऐसी चीज़ें दे देते हैं कि गोल्ड दे दिया, कार दे दी, घर दे दिया, बंगलो दे दिया, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो वैसे ही ये वाला केस था। तो इसमें भी क्या चीज़ थी, जो गुरु था उसने अपने शिष्य को क्या चीज़ बोली कि आप जो है मेरे को अपनी प्रॉपर्टी अगर देंगे तो मैं आपको ना स्पिरिचुअली कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा या आपके लिए करूंगा जिससे कि आपका घर परिवार जो है वो बिल्कुल खुश रहेगा। आपका बिजनेस जो भी आप काम करते हैं या अगर आपने गवर्नमेंट जॉब मांग ली है तो वो आपको मिल जाएगी। मतलब उन्होंने इस तरीके के उसको वादे कर दिए। ठीक है, अब जो फॉलोवर था वो उनके इन्फ्लुएंस में आ जाता है क्योंकि वो तो उनको फॉलो ही कर रहा है ना। तो वो उनके इन्फ्लुएंस में आ गया कि गुरुजी या बाबा जी तो मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर्टी तो है, कर देता हूँ मैं इनके नाम। तो वो उन्होंने क्या चीज़ करी, अपनी प्रॉपर्टी जो है उनके नाम पे कर दी, गुरु के नाम पे। अब जो है ये जो कंसेंट था अपनी प्रॉपर्टी गुरु के नाम करने का, वो था इन्फ्लुएंस में आके, यानी कि अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस उन्होंने ये वाली चीज़ करी थी। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या चीज़ बोली कि अगर कंसेंट जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आपने लिया है तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। अब अगर फॉलोवर यानी कि दूसरी पार्टी अगर चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल करा सकती है क्योंकि उसके पास में ये ऑप्शन है। आपने उससे उसका फ्री कंसेंट नहीं लिया था उसकी प्रॉपर्टी लेने से पहले। ठीक है, दूसरा केस लो हमारे पास आता है गैलोवे वर्सेस गैलोवे, 1914 का ये केस था। इस केस के अंदर क्या चीज़ हुई थी कि दोनों ही पार्टीज जो है मिस्टेकन थी। अच्छा, इस वाले में क्या चीज़ थी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये वाला जो है ना वो वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और वो भी कौन सा, बायलेटरल। ठीक है, इस वाले केस में बायलेटरल वाला मिस्टेक ऑफ फैक्ट हमारे पास आता है। इस केस में क्या था, जो दोनों पार्टीज थी वो हस्बैंड एंड वाइफ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ हुई कि इन दोनों को लगा कि ये दोनों ना लीगली मैरिड है। ठीक, फिर इन लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े चले, जैसे हस्बैंड और वाइफ में चलते हैं। लड़ाई झगड़े हुए तो ये लोग एक सेपरेशन डीड को लेके कोर्ट पहुंचे कि हम दोनों को जो है सेपरेट होना है, हमें अब नहीं रहना एक दूसरे के साथ में। तो जब ये कोर्ट पहुंचे ना वो सेपरेशन डीड लेके, तो कोर्ट ने जो है ये वाली चीज़ बोली कि आप लोग जो है इस डीड मतलब इस डीड में, इस कॉन्ट्रैक्ट में आप घुस ही नहीं सकते हो क्योंकि आप दोनों की जो शादी है वो लीगल नहीं है। यू गाइज आर नॉट लीगली मैरिड, ये वाली चीज़ कोर्ट ने बोली। तो यहाँ पर क्या चीज़ थी कि दोनों ही पार्टीज जो है ना, हस्बैंड और वाइफ, दोनों को ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट था। उन दोनों पार्टीज को मालूम ही नहीं था कि वो दोनों लीगली मैरिड नहीं है। इसलिए कोर्ट ने क्या चीज़ बोली कि आपकी जो शादी है ना वो तो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, यानी कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग घुसे हुए हैं ना, शादी वाला कॉन्ट्रैक्ट, वो आपका वॉइड है। कोई शादी आपकी है ही नहीं, तो सेपरेशन डीड वाला कोई मतलब मुद्दा उठता ही नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे दो केस लॉज, और आज का जो है वो सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। कल वाली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग जो आगे के वो है ना असेंशियल्स, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया तो ठीक है, अब अपना जो है रिवाइज कर लेना इंट्रोडक्शन और जो स्टेप्स हैं कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के। ये वाला जो है इससे आपका असेंशियल्स का पहला पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि किस किस में जो है फ्री कंसेंट किस किस चीज़ों की वजह से नहीं माना जाता। ठीक, ये वाली सारी चीज़ें हमने आज के इसमें डिस्कस कर ली है। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।